एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंच गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगीं। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और ज़िसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी। और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबिया सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर लीं। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। फिर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उसे इशारा करके राहदारी में आ गया और यूं ही बेइरादा टहलता रहा, जैसे मैं फर्श, दीवारों और फानूसों का मुआयना कर रहा हूँ। कुछ देर बाद पारो मुलाकाती कमरे से निकली। रास्ते में उसकी मेरी मिटभीड़ हुई और उसने मेरे करीब से गुजरते हुए आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, बांदियों को बाहर ही रखना, मैं उधर ही आ रहा हूँ। और मैंने सरगोशी में जवाब दिया और वो आगे चली गई और मैं इधर उधर की नज़रें दौड़ाता हुआ उस महल के करीब होता रहा। वक़्त ख़राब था, वरना इस हिज्जत की ज़रूरत नहीं थी। कुछ देर बाद मैं पारो के खसूसी कमरे में था। चटखनी लगाने के बाद दीवानावार वो मेरे पहलू में आ गिरी। मैंने दोनों बाजू फैलाकर उसे अपने हिसार में ले लिया। जब बदन किसी जिस्म के अहाते में फड़कते हैं तो कैफियत और होती है, और जब बदन किसी जिस्म के अहाते में आकर निडाल हो जाते हैं तो और कैफियत होती है। पारो की कैफियत दोहरी थी। उसके बदन का ज़रा ज़रा मेरे अहाते में आकर बिखर गया था और मैं उन्हें समेट कर पारो को कायम रखने की फ़िक्र में पड़ गया था। मैंने उसे थपकियाँ दी, उसे प्यार किया, मैंने उसे अपने रगो रशे में जज़्ब कर लिया और उससे कोई बात नहीं हो सकी। वो प्यासा बदन और मुरझाया हुआ गुलाब बदन, मैंने उसे अपने सीने से निकलते हुए आंसू का पानी पिलाया। फिर मैं उसे अपने गोद में उठाकर बिस्तर पर ले आया और मैंने उसकी ठोड़ी उठाकर पूछा, तुम्हारा हौसला जब मैं मुतज़लज़ल देखता हूँ तो मेरा जिस्म लरज़ने लगता है। पारो, क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया है? वो फूट पड़ी और मैंने उसे छेड़कर बुरा किया। बताओ ना, अब तो मैं वापस आ गया हूँ और ज़िंदा भी हूँ। मैंने आस्तीन से उसके रुखसार खुश करते हुए कहा, अब तो तुम्हें पहले की तरह शादाब और तवाना हो जाना चाहिए। वो कुछ नहीं बोली और मैंने उसे चुप रहने दिया। लेकिन ये वक्त पारो के साथ तवील घड़ियाँ गुजारने का नहीं था और इस बार मैंने दानिस्ता अपने साथ जिंदा में पेश आने वाली अज़ियतों की कहानी उसे सुनानी शुरू की। ये तरीका सूदमान साबित हुआ और वो मेरी कमीज़ में हाथ डालकर कमर और सीना टटोलने लगी। कोड़ों को लेकर मैं अभी तक दर्द भरा हुआ था। उसकी नाजुक उंगलियां मिस हुई तो सिसकियाँ निकल गईं। वो अपना दुख भूल गई और मुझे सरजश करने लगी कि मैं जल्द क्यों बिस्तर से उठाया हूँ, और मैंने कहा, यही वक्त तो उठने का था। वो सरासीमगी से मुझे देखने लगी। मोहन, अब कोई और कदम मत उठाना। वो मेरी गैर हाजिरी में गुजरने वाले लम्हों की सरगुज़श्त सुनाने लगी। विनिश की तरह उसे भी मालूम नहीं था कि मैं अचानक कहाँ रुपोश हो गया हूँ। उसने बताया कि 3 दिन तो वो एक पल के लिए न सो सकी। फिर जब उसे मालूम हुआ कि मैं छावनी में मौजूद हूँ तो उसे कहीं करार आया। मैं उसकी उंगलियां चूमता रहा। पारो, मैंने मैनीखेज़ लहजे में उसे मुखातब किया, तुमने कमाल कर दिया, मगर तुमने इन हालात में कैसे ये जुर्रत कर ली? तुम भून से बाहर कैसे निकली? तुम क्या कह रहे हो? वो हैरानी से बोली। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सिवा कोई और नहीं हो सकता। मुझे बताओ कि ये सब कैसे हुआ? यकीनन तुम पर इसका असर है। क्या कोई चूक हो गई? उसने एक गहरी सांस लेकर मुझे देखा। हाँ मोहन, वो डूबे हुए लहजे में बोली, शायद चूक ही हो गई। इतनी वहशत थी कि कुछ बेहतियाती हो गई। वो मेरे पहलू में कसमसाने लगी। क्या? मुझे तफसील से बताओ, तुम कैसे गई और क्या हुआ? तुम जानते हो कि मैंने तुमसे पिछली मुलाकात में एक एंग्लो इंडियन पुलिस अफसर का तज़किरा किया था। वो शिकस्त खुर्दा लहजे में बोली। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और मैंने उसका महेश चंद्र के ज़माने से वो अपना आदमी रहा है। उसकी ड्यूटी भून में लगी हुई थी। उसे भी पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। तीसरे दिन उसने मुझे बताया कि तुम छावनी में मौजूद हो। मुझे यकीन था कि तुम किसी तौर अपने आप का मुनकशिफ नहीं करोगे, चाहे तुम्हें कितनी सख्त सजा क्यों न दी जाए। खंडर में होने वाली वारदात का तमाम हाल तुम्हारी ज़बानी पहले ही सुन चुकी थी। वो एक मुकम्मल और बेदाग वारदात थी और कमीज़ में हाथ डालकर इसी तरह मुझे बेफिक्री थी। फिर कुछ खबरें मुझे पुलिस अफसर ने बताईं और कहा कि अभी तक वो असल मुजरम को तलाश करने में नाकाम रहे हैं। मुझे एहसास था कि भून का मुखालिफ ग्रोह छावनी वालों को बार बार ये तलकीन कर रहा होगा
कि तुम ही असली मुजरिम हो और तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे शदीद सज़ाएँ भुगत रहे होगे। उस वक़्त यहाँ रहकर मैं तुम्हारे हक़ में कोई दलील दे सकती थी तो यही वो कर सकती थी। मगर पारो, तुमने ये सब कैसे कर लिया? मेरी बेचैनी बढ़ गई थी। मैंने अपने एंग्लो इंडियन पुलिस अफसर की मदद ली। उसका नाम टेलर है। वो अटक अटक कर बोली। मैंने टेलर से कहा था कि वह अपनी सरकारी गाड़ी में मुझे छुपा कर भूण से बाहर ले जाए। 10 बजे रात को उसने म्यूज़िक हॉल के पिछले हिस्से में गाड़ी खड़ी कर दी और मुझे संतरियों की नज़रों से छुपा कर बाहर ले गया। सरकारी गाड़ी सदर दरवाजे पर रोकी भी नहीं गई। खंडरों से कुछ दूर उसने मुझे उतार दिया। मैं अंधेरे में सफ़र करते हुए खंडर के उस हिस्से में पहुंच गई जहां टेलर की इतला के मुताबिक हाई कमान के हुक्म के मतहत गोरे मुसलसल पहरा दे रहे थे। हाई कमान से छावनी को यह हुक्म मिला होगा कि जाए वारदात जूं की जूं तू रहने दी जाए और वहां पहरा लगा दिया जाए। उससे उनका मकसद ये होगा कि हिंदुस्तान भर से अपने सुराग रसों को रियासत में बुलाकर वारदात की जगह की तहकीक कराए। शायद कोई निशान, कोई सुराग ऐसा मिल जाए जिससे वो मुजरिम की गर्दन तक पहुंच सकें। ये लोग अपना काम कर चुके हैं, अब बाकी दास्तान बहुत तफसील तलब है। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। उसके मखमली रुखसारों पर मोती लर्ज रहे थे। मैंने इसरार किया कि वह सारा वाक़या तफसील से सुनाए। मुझे खासी देर तक अंधेरे में इंतज़ार करना पड़ा। वो सर्द आवाज़ में बोली, गोरों की भारी जमात तो वहाँ मौजूद नहीं थी। होती तो मैं उधर का रुख क्यों करती? 10-12 आदमियों का दस्ता था। उस तरफ से मैंने पहले ही इत्मीनान कर लिया था कि मेरे पैर में जूते भी नहीं थे, सिर्फ जुराबें थी और मैंने ऐसा लिबास पहन लिया था कि जिसकी सरसराहट भी खंडरों में न गूंज सके और जो तारीकी का एक हिस्सा मालूम हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक गोरे किसी एक जगह मौजूद नहीं थे, बिखरे हुए थे। इतने बड़े खंडरों में सिर्फ एक जगह उनके जमा होने की तवक्का नहीं थी। एहतियातन मैंने एक खंजर और कई पिस्तौल अपने पास रख लिए। ना जाने वहाँ क्या सूरत पेश आ जाए। खंडरात में एक तारीख जगह खड़े खड़े मेरे पैर दुख गए। कोई उधर नहीं आया। रात तेज़ी से गुजर रही थी और मैं ज़्यादा वक़्त खर्च करके कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे मजबूरन जगह बदलनी पड़ी। ये जगह पहले की निस्बत कारगर साबित हुई। गश्त करते हुए दो गोरों की जब उधर से गुजरने की चाप सुनाई दी तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मुझे एहसास था कि हमला इतना भरपूर और अचानक होना चाहिए कि वो सी भी ना कर सके। जी तो यही चाहता था कि मैं तुमसे ज़्यादा नंबर हासिल करूं। लेकिन दो ही सामने आए और जैसे वे इस तारीख गुजरगाह में आए, वहशत में मुझसे एक गलती हो गई। मेरा एक हाथ में खंजर था, दूसरे में पिस्तौल। बाकी 2 पिस्तौलों मैंने अपनी पेटी में टोंक लिए थे। उनकी नज़रों से बचने के लिए मुझे तारीकी में कुछ और पीछे हटना पड़ा। खंडर की एक मुनहदम दीवार से मेरे उल्टे कदम टकरा गए और संभलने की कश्मकश में एक पिस्तौल ज़मीन पर गिर गया। खटके की आवाज़ से वो चौंके और उन्होंने बेतहाशा फुर्ती से टारज की रोशनी अंदर की तरफ फेंकी और जैसे ही रोशनी में उन्हें मेरा चेहरा और मेरे हाथ में तना हुआ पिस्तौल नज़र आया, वो बेसाख्ता पीछे हटे। इससे पहले कि वो भागने या चीखने या हमला करने की हमाकत करते, मैंने अपना बेआवाज़ पिस्तौल चला दिया। वो पिस्तौल अंग्रेज़ों ही का अता करदा था। वो हल्के से खटके पिस्तौल से हुए और 2 अधूरी घुटी हुई सिसकियाँ उनके मुंह से निकली। फिर मुझसे ऐसी खुलबली मची कि मैंने उनकी मौत की तस्दीक करना भी मुनासिब न समझा। मुझे फ़ौरन टेलर का ख्याल आया और वो इतनी देर तक गाड़ी की खराबी का बहाना करके उसे सड़क पर नहीं रोक सकता था और मैंने उसे अपने इरादे से आगाही भी नहीं किया था और उसने ज़्यादा इसरार भी नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि उसे कौन सी बात बतानी चाहिए, कौन सी नहीं। मोहित चंद ने उसी तरह उसकी तरबियत की थी। वापसी के वक़्त अलबत्ता मुझे इतना होश रहा कि मैं ज़मीन पर गिरा हुआ पिस्तौल उठा लूँ और फिर मैं खंडर के अंधेरे में रास्तों में अपने आप को छुपाती, रेंगती और तेज़ी से लपकती हुई उन घने दरख्तों के साए में आ गई जो सड़क के दोनों तरफ फैले हुए थे। टेलर की गाड़ी अपनी जगह मौजूद नहीं थी और मेरे आसान जाने लगे। सदर दरवाजे के सिवा भून में वापसी का कोई रास्ता भी नहीं था। बहरहाल फैसला करने के लिए मेरे पास पिस्तौल और खंजर मौजूद था और तुम्हारी याद थी। उसने नज़रें उठाकर मुझे देखा और कहने लगी, बस तुमसे ना मिलने का दुख था और सुबह होने तक मेरे पास बहुत वक़्त था। टेलर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इस तरह छोड़कर खौफ से रुपोश हो जाएगा। मैं उसके इंतज़ार में मुतय्यन जगह के इर्द गिर्द छुपी रही।
सारा दारोमदार टेलर पर था और वह वापस आता है या नहीं। मैं दरख्त के साए में दम साधे बैठी रही। मुझे एक इत्मीनान ज़रूर था कि मैंने अपना काम कर दिया है और तुम जब वापस आओगे तो। और मैंने उसका जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया और मेरे बाजुओं ने इतनी शिद्दत से उसे दबोचा कि वह चटकने और चुरमुराने लगी। फिर एक गाड़ी मुकर्रर जगह आकर रुकी और वो टेलर ही था। और दूसरे दिन सुबह रियासत में खौफ बहरास फैल गया और हवास भागता टेलर मेरे पास पागलों की तरह भागता हुआ आया। और सुबह होते ही इतना तो उसने समझ लिया होगा कि रात को खंडरों की तरफ मेरी पुरअसरार रवानगी से 2 गोरों के कत्ल का क्या ताल्लुक हो सकता है। टेलर बहुत खौफजदा था, हालांकि वह पुलिस की गुड लिस्ट में है और एंग्लो इंडियन होने की वजह से गोरे भी उसकी तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। मगर टेलर के खौफ की वजह दूसरी थी। वो क्या? मैंने असरारी हालत में पूछा। बेसब्री में मेरा और दूसरा निशाना ओछा पड़ गया था। दूसरे गोरे को ठीक से गोली नहीं लगी। टेलर ने मुझे बताया कि वह बेहोशी की हालत में अंग्रेज़ों के खसूसी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है और डॉक्टर उसे बचाने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। तो क्या वह होश में आ गया? मैंने तेज़ी से पूछा। मैंने इरादा किया कि किसी तौर उसे अस्पताल में ही खामोश कर दिया जाए, लेकिन अस्पताल में सख्त पहरा लग गया है और ये वाक़या उस दिन का है जब तुम छावनी से वापस आए। ये एक यही परेशानी थी और फिर तुम्हारी हालत देखकर रही सही हिम्मत भी ख़त्म हो गई। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। एहतियात टेलर ने आमदोरफ़त कम कर दी। हर वक्त ये खटका लगा रहा कि ज़ख्मी गोरा क्या बयान देता है। तुम्हारी वापसी के बाद मुझे उसके बयान की और फिक्र हो गई थी। तुम वापस आ गए थे और अब ज़िंदा रहने को जी चाहता था। तीसरे दिन टेलर मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि गोरा ज़्यादा खून निकल जाने के सबब मर चुका है, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि मरने से पहले उसने कोई बयान दिया है या नहीं। उसने आलमी निज़ाम में जो बयान दिया होगा वो तुम जान सकते हो। मुमकिन है कि उसने मुझे छावनी में कभी देखा हो या कहीं और। बहरहाल टारज की रोशनी में उसने मेरा चेहरा पूरी तरह देखा था। उस वक़्त मेरी सूरत उसकी नज़र में बैठ गई होगी और उसके लिए मेरा हुलिया बयान करना मुश्किल नहीं होगा। मुझ पर सन्नाटा छा गया। चंद लम्हों तक तो मैं गुमसुम रहा और फिर मैंने अपने आप को संभाल कर पूछा, तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो कि उसने जो बयान दिया होगा वो अंग्रेज़ों के तुम तक पहुंचने के लिए काफ़ी होगा? मुमकिन है कि वह तुम्हें ना पहचानता हो और पहचानता हो तो तुम्हारा नाम उसे मालूम ना हो। ऐसी हालत में वो एक वाज़ेह और मुकम्मल बयान देने के काबिल नहीं होगा। राजेपुर में तुम जैसी लड़कियां बिलाशुबा गिनती की होंगी, मगर मेरी आवाज़ में खुद कपकपाहट थी। इस दहशतनाक वक़्त में उसे तुम्हारा चेहरा इस कदर वजाहत से कैसे याद रहा होगा? काश ऐसा ही होता। और वह शिकस्ता आवाज़ में बोली। उसकी मौत के दूसरे दिन टेलर ने आकर मुझे बताया कि उसने हाई कमान के अफसरों के सामने कोई बयान ज़रूर दिया है। उस वक़्त अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों को कमरे से बाहर कर दिया गया था और हाई कमान के 3 अफसरों के सिवा छावनी का कोई अंग्रेज़ मौजूद नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर हाई कमान के अफसरों ने तफ्तीश शुरू कर दी। उनकी तफ्तीश अभी जारी है। वो भून में भी आए थे। उन्होंने यहाँ की एक नौजवान लड़की से मुलाकात भी की। ये मुलाकात बज़ाहिर गैर रस्मी अंदाज की थी। ज़ाहिर है कि वो खुले आम तफ्तीश करके मुजरिमों को चौकन्ना नहीं करना चाहते और उन्होंने मुझसे ख़ास तौर पर दिलचस्पी का इज़हार किया। वो मेरे कमरे में आए और मेरे बारे में पूछते रहे कि मैंने इंग्लिस्तान में कितना वक्त गुजारा। भून में सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने मुझसे बात करने में सिर्फ किया और मैंने उनकी नश्तर निगाहें अपने दिल पर महसूस की। उनके लहजे में मीठा जहर भरा हुआ था और बात यहाँ तक रहती तो ठीक था, मगर कल फिर उनका एक अफसर मुझसे मिलने आया और वो देर तक रियासत में होने वाली खून रेजियों के मतलब तबादला ख्याल करता रहा। मैंने बहुत मोहतात गुफ्तगू की, लेकिन वह मुझे टटोलने आया था। वो भून में किसी और से मिलने नहीं। उसने इशारों में यहाँ तक कहा कि हाई कमान ने सख्ती से हुक्म दे दिया है कि किसी को भी बेइम्तियाज़ तफ्तीश का हदफ बनाया जा सकता है, चाहे वो रियासत का कोई जी असर शख्स ही क्यों ना हो। उन्हें मुझ पर ज़रूर शुबा हो गया है। मोहन गोरे ने मरते मरते जहर बांट दिया। उसने यकीनन एक वाज़ेह बयान दिया है। दरमियान की कोई कड़ी उन्हें नहीं मिल रही, इसलिए मोहतात अंदाज में काम कर रहे हैं। बून के हर शख्स की एक खुफिया रिपोर्ट उनकी खिदमत में पेश कर दी गई है। टेलर का कहना है कि हाई कमान के ये अफसर छावनी के अफसरों से भी राब्ता कायम नहीं कर रहे। वो उन्हें उस वक़्त तलब करते हैं जब उन्हें किसी मसले के बारे में कोई उलझन पेश हो। कर्नल हार्डिंग अपनी कोठी में तकरीबन नज़रबंद है। फिर छावनी के दूसरे मतहत अफसरों का क्या हाल होगा? देख लेना, वो मुजरम को एकदम पकड़ेंगे ताकि उसे फ़रार की कोई राह न मिल सके, मगर इससे पहले अच्छी तरह तस्दीक कर लेंगे।
पारो, और मैंने उसके कमर सहलाते हुए कहा, मेरी जान, ये तुम्हारी सहानत है जिसने शुभों की फसल उगाई है। ज़रा सोचो, तुम्हें सदर दरवाजे से किसी ने आते जाते नहीं देखा। वो तुम पर इतनी आसानी से हाथ नहीं डाल सकते। तुम प्रकाश चंद्र की रानी रह चुकी हो और तुमसे उनके खास रवाबत भी कायम थे। वो तुम पर शुबा करते हुए 1000 बार सोचेंगे, तुमने इतना हौसला क्यों खो दिया। मेरा ख्याल है कि तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई हो। मैं उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन मेरे लफ्ज़ों में वो जान नहीं थी। अब पारो जिस तरह के वाक़यात बता रही थी और अंग्रेज़ों की जो गुफ्तगू बयान कर रही थी, उसे सुनकर किसी भी होशमंद शख्स का ज़हन खंडर में बदल जाता। वो अपनी बातों से मुझे मुसलसल हलाक कर रही थी, ताहम मैंने उसे इसकी ज़ात का एतमाद बख्शने का अमल जारी रखा। इस मौके पर उसे ये कहना बेवकूफ़ी था कि उसने आखिर इतना बड़ा कदम उठाने का फ़ैसला क्यों किया था। छावनी में मेरी आज़ादी के लिए विनिश बफरता हुआ गया था, साधु भी गए थे। खुद मैंने कोई बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। यही बहुत था, मगर विनिश के छावनी जाने, साधुओं के एहतजाज करने, अपने बाप के सामने रीता से फरियाद करने और मेरे इनकार करने से ज़्यादा तेज़ और मौसर तरीका पारो ने इख्तियार किया था। उसने अंग्रेज़ों की फ़िक्र का रुख मोड़ दिया। उसने उनकी सोचें मुंतशिर करने की कामयाब कोशिश की। वह अपनी दास्तान का आखिरी हिस्सा सुना के मुझे संसी से जो 2-4 ना करती तो मैं उसकी उंगलियां काट कर रख लेता। मैं उसके तलवे चाटता जिन तलवों से वह खंडरों की तरफ गई थी। कितने कांटे चुभे होंगे पारो के इस आलम में, और कोई देख लेता तो यकीन ना करता। वो शहजादी जो नफीस इतनी के गिर्द उस पर जमते हुए डरे, रेशम उसके बदन पर सजने की आरज़ू करे और ना उसे रेशम की ज़रूरत ना जेवर की, वो खुद ही रेशम और खुद ही जेवर, उसका बदन आराश खाना। वो अंधेरी रात में एक आवारा शख्स के लिए कितनी दूर चली गई। तुम क्या समझते हो? मुझे गुम देखकर वो हरासा आवाज़ में बोली। मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ और अपने दिमाग से सोच सकता हूँ। मैंने दानिशगी से कहा, पारो, तुम अपना एतमाद बहाल रखना, और अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो तुम फिक्र मत करना। तुम अकेले नहीं जाओगी, हम तमाशा करते हुए जाएंगे, पटाखे छोड़ते हुए जाएंगे। मुमकिन है कि वो अभी तुम पर कतई इल्ज़ाम आयद करने में देर लगाएं। उस वक़्त तो हमें अपने दिल की तमाम हसरतें निकाल लेनी चाहिए। एक दिन तुम्हें भी मरना है और मुझे भी। आगे पीछे की बात है पारो, मौत से मत डरो। तुम अकेले नहीं जाओगी पारो। ओह मोहन, और उसके गालों पर खून छलक पड़ा। और मुझे यही फ़िक्र थी, यकीन करो कि यही फ़िक्र थी कि तुम ये सुनकर ना जाने क्या कहोगे, किस तासर का आधार करोगे। तुम्हारी बातें मेरे कानों में रस टपका रही हैं। मैं यही सुनने के लिए मुस्तरब थी और मुझे अपना इनाम मिल गया है। अब मैं नहीं डरती, फ़िक्र नहीं करती, और तुम्हारे बाजू मेरी फसील हैं, तुम्हारा जिस्म। वो मेरे सीने पर सर रखते हुए बोली, तुम्हारा जिस्म मेरा किला है। सुनो पारो, कल ना जाने क्या वक़्त आ जाए, मैंने गर्म लहजे में कहा। यहाँ आने से पहले मैं जिस नतीजे पर पहुँचा था, तुम्हारी रूदाद सुनने से उसे मज़ीद तायद हासिल हो गई। मेरे दिल में तुम्हारे बदन पर बेशुमार बोसे सबत करने की आरज़ू महफूज है। तुम उसे कर्ज समझना। मोहन, तुम्हारा ये अहद कर्ज की वापसी है, वो सरशारी से बोली। मगर तुम किस नतीजे पर पहुँचे थे, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। पहले ये बताओ कि तुम्हारा एंग्लो इंडियन पुलिस अफसर टेलर पर किस हद तक एतमाद किया जा सकता है। मेरी लहजे की गंभीरता से वह तज़बज़ब में पड़ गई। गुलामों की हद तक उसे पुलिस में महेश चंद्र ने भर्ती करवाया था ताकि वह भून की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। एंग्लो इंडियन भी वह मसलतन बना हुआ है। वैसे वो ग्वालियर के एक गरीब और अच्छे ख़ानदान का फ़र्द है। उसके ख़ानदान पर महेश चंद्र के बेपनाह एहसानात हैं, मगर उसकी और महेश के तल्लुक़ की खबर मेरे सिवा किसी और को नहीं। पुलिस अफसरी से पहले हमने एहतियात के तौर पर उससे मिलना जुलना बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ अहम बातों के लिए राब्ता कायम करता है। महेश चंद्र को इस बात का इल्म नहीं था कि मैंने उससे ज़्यादा मेहरबानियाँ की हैं, इसलिए कि उसकी मौत के बाद अब भी वह मुझसे मुतल्लक़ है। तुमने एक बार कहा था कि वह तुम्हारा एहतराम करता है, गोया तुमसे उसके मरासम न्याज़बंदी से ज़्यादा नहीं। अगर वो नौजवान है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वह तुमसे कुर्बत के बहाने तलाश करता होगा। उसके दिल में तुम्हारे मुतल्लक़ किसी और तरह सोचने का कोई गोशा ज़रूर होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? वह हैरानी से बोली। मैं बर बनाए मसलहत तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम वो गोशा उभारने की कोशिश करो, फिर उसकी ग़ुलामी में एक और जज्बा शामिल हो जाएगा। तुम्हारा ख्याल सही है। वह अपने फ़िदियाना माजी और मेरी आकियाना मुरतबत के बाहस कभी इजहार की जुरात नहीं कर सका, लेकिन वह बहरहाल एक नौजवान आदमी है, बातें करते हुए शर्माता है।
उसके चेहरे पर रंग आ जाते हैं, लहजा अटकने लगता है और वह एसार पर आमादा रहता है। मगर तुम क्या चाहते हो? मैं इस बार उसे एक नहायत अहम जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। वो गोली चलाते और खून बहाते झिझकता तो नहीं है। मोहित चंद्र ऐसे आदमियों को अपने गिर्द नहीं फटकने देता जो झिझकते हों, लेकिन वो एक पुलिस अफसर है और हमारे लिए यही बेहतर है कि हम उसे पुलिस की मुलाजमत में सुरखरू रखें। ठीक है, उसकी सुरखरुई पर कोई हर्फ नहीं आएगा, बशर्ते कि उसने जुर्रत और जहानत का सबूत दिया। अगर वो झिझकता है तो तुम अपने रवैये से उसका ग्रेज दूर कर सकती हो। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी ड्यूटी बड़ी हवेली में तब्दील करा ले। क्यों? वह हैरत से बोली। वैसे ये मुश्किल नहीं है। पुलिस के जो ज़िम्मेदार अफसरान यहाँ तैनात हैं उन्हें बड़ी हवेली से जाने में कोई उज़र नहीं। टेलर मुआयने के लिए वहाँ भी जाता रहता है। अगर ऐसा है तो और अच्छी बात है, फिर उसे अपना ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारना चाहिए। मैंने कहा, और तुम उसे अपने शहदायत के मुआवजे के अलावा फ़ी आदमी 10,000 रुपये की पेशकश कर सकती हो। तुम पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो? वो तशवीश से बोली। देखो पारो, और मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तमाम वारदातों का इल्ज़ाम महाराजा के नस्मो नस्क पर आयद होता है। इसीलिए वो अंग्रेज़ों को अपनी मासूमियत का यकीन दिलाने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें आजमा रहा है। वो अपने रूठे हुए मसतारों को मनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हर फैसला दुरुस्त करें। ये फशार बढ़ भी सकता है। एक दिन अंग्रेज़ महाराजा से बेमरवती का इजहार कर सकते हैं। उस वक़्त तक इंतखाब का मसला आएगा और इंतखाब उसी शख्स का होगा जो अंग्रेज़ों की नज़र में कुत्ते की खसलत रखता हो। जगदीप में यह खसलत बेदर्जा तम मौजूद है। बड़ी हवेली में जगदीप के बाद उसके छोटे भाई और दूसरे अफराद इंतखाब के वक़्त दरखुरूर एतना नहीं समझे जा सकते। जगदीप विनिश को हमसे दूर करने के लिए मुतअद्दिद कोशिशें कर चुका है। तुम खुद उसकी गवाह हो। हमें टेलर को आमादा करना होगा कि वह जगदीप को ख़त्म कराए, चाहे वो 1 लाख रुपये इनाम मिले या इससे ज़्यादा। चाहे तुम्हें एक आध बार अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे लगावट का इजहार करना पड़े। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी खुशबू सूंघ कर दीवाना हो सकता है। उसके लिए आने वाले दिनों में तुम्हारी कुर्बत का तस्वर बहुत नशा अंगेज़ होगा। मैं कोई और बात नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ रवैये की बात कर रहा हूँ, और उसके लिए तुम्हारी मस्बत रवैया ही बहुत जहरीला होगा। और अगर टेलर इस पर आमादा ना हुआ, गोया तुम टेलर के बारे में अपने एतमाद की नफ़ी कर रही हो। मैं उसे आमादा करने की कोशिश करूँगी। वो सोचते हुए बोली, ये तुम्हारा काम है। उससे कहना कि अगर जगदीप उसके निशाने पर ना आ रहा हो तो बड़ी हवेली के दूसरे अफराद का निशाना लेने से ना चूके। मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रा सी भी जुर्रत और अक्ल मौजूद है तो वो ये काम आसानी से कर आएगा। बड़ी हवेली के दूसरे लोगों के खून से क्या होगा? बहुत कुछ, मैंने मजबूत लहजे में कहा। बहुत कुछ। बुनियादी मसला जगदीप को ख़त्म करना नहीं, उसे उसके इरादों से बाज रखना मसला है। एक परेशान, हवास बाख्ता, मुतज़लज़ल, मुतज़ब्ज़ब, गमज़दा, खौफज़दा जगदीप बेअसर होगा। अब तुम बच्चों की तरह मुझसे तशरीह मत चाहो, जहन पर जोर डालो। बात पारो की समझ में आ गई और फिर उसने मुझसे मज़ीद शरो ताबीर नहीं चाही थी। राहदारी में निकलने से पहले उसने दरवाजे से झांक कर इत्मीनान कर लिया कि कोई मौजूद नहीं, और मैं जल्दी में विदाई रस्म भी अंजाम नहीं दे सका। मैं वहाँ से निकला तो मोहित चंद्र मेरे सामने आ गया और आज भी वो उसी बात पर अड़ा हुआ था। मैंने इनकार किया तो वो गुस्से में आ गया। हम तुम्हें इस गुस्ताखी की सज़ा देंगे, तुम हमें मशवरे देकर दोगे और हम इस लड़की को ज़रूर हासिल करेंगे। आप गलती करेंगे, मैंने सर्द मोहरी से कहा। हम राजकुमार विनय चंद्र के सामने आ जाएंगे। इस बूंद पर हमारा भी उतना ही हक है और हम उस लड़की को कुत्तों के आगे डाल देंगे। मैं आपको आगाह किए देता हूँ कि आपकी ऐसी कोई हरकत बदतरीन नताइज का मुरतब हो सकती है। आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। राजकुमार सूर्य चंद्र, बेहतर है कि बड़ेपन का सबूत दें और ख़ुद को कांटों में मत घसीटिए। तुम हमें धमकी दे रहे हो। मैं आपको मुतंबा कर रहा हूँ, इसे धमकी मत समझिए, हकीकत समझिए। आप और प्रकाश चंद्र और रियासत राजेपुर के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के फ़र्जंद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रियासत में रहने वाले गरीब लोगों पर अपने फ़ैसले ख्वाहिशें ठोंसें, आप उन्हें कुत्तों के आगे डाल दें। आप जो चाहें स्याह सफ़ेद करते फिरें। इस तवाइफ ने तौबा कर ली है और ख़ुद को किसी एक शख्स से मुतल्लक़ कर लिया है। वो आपसे दरख्वास्त कर चुकी है कि मैं आपसे दरख्वास्त कर चुका हूँ।
मगर आपको उसके सिवा कुछ नज़र नहीं आता। आप समझते हैं कि हमने अपना सब कुछ बेच दिया है। तुम शर्मनाक काम का मुआवजा दे रहे थे और ये भूल गए थे कि मेरे भी कुछ वसूल हैं और मैं ज़ुबान और रगों में खून मौजूद है। तो अपनी ज़ुबान बंद रखो हरामजादे, और हम तुम्हें अभी निकाल देंगे। जाओ। हमने कहते ही तवज्जो नहीं दी और बुरी सूरत यहाँ देखना नहीं चाहते। यहाँ जो आता है उससे ये बात तस्लीम करना पड़ती है कि ये सब कुछ हमारा है, ये हमारी शर्त है और तुम सड़कों पर भीख मांगोगे। उसने तैश में अपना हाथ उठा लिया। उसकी कलाई मैंने दरमियान में पकड़ ली और राजकुमार सुरेश चंद्र अपने आप और उसका हाथ झटक कर मैंने गुस्से से कहा, आपकी इज्जत हमारी पेशकश में मुंतकिल है, हम तुम्हें शूट कर देंगे। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला और उसने पिस्तौल निकाल लिया। इससे पहले कि हम तुम्हारे गंदे खून से ये फर्श खराब करें, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि अभी और इसी वक्त ये भून छोड़ दो। सिर्फ फर्श ही खराब नहीं होगा राजकुमार, और भी बहुत सी चीज़ें खराब हो जाएंगी। पिस्तौल जेब में रख लीजिए और गुस्से पर काबू पाने का सलीका सीखिए। हमें गोली चलाना आता है मोहनदास, निकल जाओ। वो चीख कर बोला, और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें फिर मौका नहीं मिलेगा। और हमें गोली खाना आता है राजकुमार, मैंने सुकून से जवाब दिया, आपको भी फिर मौका नहीं मिलेगा। जाइए, वापस जाइए और जो कुछ मैंने कहा है उस पर ठंडे दिल से गौर कीजिए। वो लर्जने लगा। मैं समझता था कि वह अपने अब्बा की तरह मौका की नज़ाकत देखकर चुपचाप चला जाएगा, मगर उसे गुलाम बरतने के तौर तरीके नहीं आते थे। वो नापुख्ता था। उसने निशाना ताक लिया और आखिर वक्त में मुझे एक बार और निकल जाने की राय दी। मैंने उसके तेवर पहचान लिए थे, इसलिए खटका दबाने से पहले मैं तेजी से 2 कदम बढ़कर उसके नज़दीक हो गया। चलाइए गोली, मैंने अपना सीना उसके सामने करते हुए कहा, और वह मेरी इस पेशकदमी पर गड़बड़ा गया। पिस्तौल मेरे सीने पर टिका हुआ था और मेरी आंखें उसकी आंखों में प्यूसत थीं। उसकी नज़रें ज़्यादा देर तक मज़ाहमत नहीं कर सकीं और उसके होंठ लर्जने लगे। यही लम्हा था जब मैं अपने बाएं हाथ को जुम्बश देकर पिस्तौल उसके हाथ से छीन सकता था और मेरा हाथ ठीक उसके पहुँचे पर पड़ा। उसने घबराकर पहलू बदला, गोली चल गई और दीवार में सुराख कर गई। दूसरे ही लम्हे उसका पिस्तौल फर्श पर पड़ा था। बाहर अचानक शोर उठा। विनिश एक लम्हे की मुद्दत में भागता हुआ अंदर आ गया। ये नज़ारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पिस्तौल सुरेश चंद्र के पैरों के नज़दीक पड़ा हुआ था। उसे उठाने की उसमें जुर्रत नहीं थी और मैंने ही ये जुर्रत की। इसी असना में विनिश चंद्र हम दोनों के दरमियान आ गया था और मैंने पिस्तौल वापस करने के लिए सुरेश की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने उसे फुर्ती से उचक लिया और दोबारा निशाना लेने का इरादा किया, मगर विनिश ने उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। हम इसे गोली मार देंगे, ये गुस्ताख हमारी तौहीन करता है, इसे बरतरफ कर दो। विनिश चंद्र, हम इसकी सूरत देखना नहीं चाहते। यह कमीना हमारे मुंह को आता है। कुत्ते का बच्चा, हराम का पिल्ला, वह बफड़ते हुए बोला। महारानी माया देवी ने आकर सुरेश को पकड़ा और उसका कांधा झंझोड़ते हुए बोली, नौकरों से इस तरह बात की जाती है? रानी माँ, आप हट जाइए, आज ये होगा बून में या हम। वो माया देवी को धतकारते हुए बोला, लेकिन माया देवी लड़खड़ा कर दोबारा उसके पास पहुंच गई। पागल हो गए हो, वो बरहमी से कहने लगी। नौकर पर हथियार उठाओगे, कीचड़ मुंह को लग जाएगा, कुछ ख्याल करना चाहिए। ये नौकर नहीं है, यह हमारा आका है, हमें मशवरे देता है, यह हमारे सर पर बैठा हुआ है और ये सब आपके चहेते विनिश चंद्र की वजह से है। अब यहाँ तक होगा कि नौकर हमें बात करने की तमीज़ सिखाएंगे। क्या बात है सुरेश? विनिश ने तहम्मुल से कहा, हमें पूरी बात तो बताओ। उसने अपने छोटे भाई की गर्दन में बेतकल्फी से हाथ डाल दिया। इतना गुस्सा नहीं करते, अब हमें बात भी बतानी पड़ेगी। वो इश्ताल में बोला, सुन लीजिए राजकुमार विनिश, इसे हमारी तौहीन पर इनामो कराम देकर रुखसत कर दीजिए। हम किसी वजाहत की ज़रूरत महसूस नहीं करते, यह हमारा मुतालबा है। सुरेश, विनिश ने हंसते हुए कहा, हम तुम्हारा मुतालबा तस्लीम कर लेंगे, मगर ज़रा सब्र, एक ज़रा सुकून कायम रखो। आपके इस वफादार कुत्ते की मौजूदगी में हमें सब्र नहीं आ सकता। ये गुस्ताख आदमी देखे बगैर काट खाने को दौड़ता है। वो तंज और नफरत से बोला, आप फौरन इसे निकल जाने का हुक्म दीजिए। विनिश ने उसे समझाने बुझाने की कोशिश की। बून के वो तमाम लोग जो मुलाकाती कमरे में मौजूद थे अब हल्का बनाकर हमारे गिर्द खड़े हो गए थे और सभी सुरेश को सब्र ज़ब्त की तलकीन कर रहे थे, मगर सुरेश और बिगड़ता जा रहा था। दरमियान में कुमारियां भी बोल पड़ी। नौकर की बात पर इतना गुस्सा। प्रेत ने आगे आकर कहा कि बस अब मान भी जाओ। मैंने वो हल्का तोड़कर बाहर जाने का इरादा किया,
कुमारियाँ मेरा इरादा भांप कर नफरत ज़दा अंदाज में मुझे रास्ता देने के लिए पीछे हट गईं। दरवाजे के करीब विनिश की बुलंद आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए। ठहरो मोहन, तुम यहीं रहोगे। विनिश की बुलंद आवाज़ से कमरे में सन्नाटा छा गया। आओ सुरेश, दूसरे कमरे में चलते हैं। खुद विनिश ही ने यह सकूत तोड़ा, मगर सुरेश बेलगाम हो गया था। महारानी माया देवी और राजकुमारियों को शायद अब सूरत हाल संगीन होने का शिद्दत से एहसास हुआ। सुरेश अपने बड़े भाई और भून के सरबराह विनिश को नहायत नारवा लहजे में मुखातब कर रहा था और किसी भी लम्हे विनिश के सब्र का पैमाना छलक सकता था। फिर एक साथ कई आवाज़ों ने उसे मजबूर किया कि वो बाहर चले और वो पैर पटकता और गरजता रहा, मगर वो उसे खींच तान कर बाहर ले जाने में कामयाब हो गए। मैं एक दीवार के साथ चिपका खड़ा था। थोड़ी देर तक तो मुझे खुद अंदाज़ा नहीं हो सका कि सब गलत हुआ या सही। मुलाकाती कमरे से धीमे शोर की आवाज़ें उधर आ रही थी। नो उम्र सुरेश ने अच्छी खासी बातें कह दी थी। जी मैं आई कि सबको तर करके चलो, लेकिन विनिश जैसे दरवाजे पर खड़ा नजर आया, जैसे वो शिकायत कर रहा हो। और तुमने भी सुरेश की तकलीद की। काश मैं कुछ देर और पहाड़ों के पार ठहर जाता, मगर ये वाक़या तो किसी वक्त भी रूनुमा हो सकता था। आदमी हर वक्त मोहनदास तो नहीं होता, कभी कभी वो आदमी भी बन जाता है। मेरे मुंह में करवाहट सी होने लगी और कुछ ये अफसोस हुआ कि जो कुछ होना चाहिए था वह नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, और मैं उसमें तफरीक नहीं कर सकता था। बस किसी कमी का एहसास होता था। एक खलश दिल में बाकी रह गई थी। मैं विनिश का मुंतज़िर था। उस वक़्त तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन रफ्ता रफ्ता बेशुमार ख्यालों ने मुझ पर योरिश कर दी। हम सब एक दरबार में रहते थे और मैंने खुद को टटोला। क्या पछतावा हो रहा है? नहीं, कोई पछतावा नहीं है। सुरेश चंद्र को इस उम्र में ऐसे रवैयों का तजर्बा होना चाहिए। ज़माना गुजर गया है, आने वाला ज़माना और भी तलख होगा। ज़रूरी है कि पहले से गुंजाइश पैदा कर ली जाए, वरना बाद में बड़ी तकलीफ़ होगी। सारा शाखसियाना ये है कि लोग तवक्कात कुछ और करते हैं, हो कुछ और जाता है। तवक्का की तकमील और ना तकमील ही सारी खूबी सारी खराबी मुज़मर है। अब जो हो चुका था उसके बाद मज़ीद कुछ होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि सुरेश से बुलंद आवाज़ में बात करने की जसारत बेसबब नहीं की गई थी। वो लोग अब भी मौजूद थे जो गुफ्तगू का मौजू बने थे। एक बार उन्हें साइबान में खड़ा करके दोबारा धूप में नहीं धकेला जा सकता था। विनय चंद्र को आने में वक्त लगा और इसका मतलब ये था कि सुरेश ने कुछ ज़्यादा ज़िद अख्तियार कर ली थी। फिर मुझे विनिश को कमरे में मौजूद पाकर खुशी हुई। मुझे डर था कि वह मेरे करीब बैठते हुए बोला कि तुम कहीं मुझे परेशान ना करो। मैंने सर झुका लिया। वह संभला नहीं। विनिश तासत से बोला, वो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? और मैंने उछल कर कहा। उसने शर्त ऐद कर दी थी कि या तो तुम भून में रहोगे या वो, और मैंने उसे समझाने की मकानी कोशिश की। फिर खामोशी इख्तियार कर ली और वो चला गया। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस मौके पर क्या कहूँ। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो बेपरवाही से बोला। मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें खासा बरहम कर दिया होगा और तुम में इससे ज़्यादा जानता हूँ। हाँ, मैंने उदासी से कहा और मुझे उसकी बात बहुत बेवकत लगी। उसने ख्याल ही नहीं किया कि किससे क्या बात करनी चाहिए, लेकिन ये बुरा हुआ। वो कहाँ जा सकता है? अब जाने दो। वो उकता कर बोला। वो ये अच्छा ही हुआ और मैंने आज उसके अजब तेवर देखे। साथ ही और भी बहुत सी लोगों के चेहरे नज़र आ गए। छटाई हो रही है मोहन, मगर भूल में आपका ये अमल नापसंदीदा करार दिया जाएगा और ये रियासत में बड़ी रुसवाई होगी, मैंने दबे दबे लहजे में कहा। उसने मुंह बनाया। हुआ करे, और मुझे अपने फ़ैसले पर खुशी है। भूल में सिर्फ इस किस्म के लोग नहीं रहते और मैं यहाँ के मामलात उससे बेहतर समझता हूँ। उसने यहाँ से जाकर कम अज़ कम ये ज़रूर जता दिया कि दूसरों के साथ भी ऐसा सलूक हो सकता है, और मैंने उन सब को कह दिया है कि जो मेरे फ़ैसलों पर नाखुश हो वो या तो खुश रहे या कहीं और चला जाए। सवाल किया गया तो जवाब देना पड़ेगा मोहन। मैं इस वाक़े से पहले खुद आपसे यही कहने वाला था। हम भूल में रियासत के मौजूदा सूरत से फ़ायदा उठाकर कुछ असलाह कर सकते हैं। मैं आपसे कहने वाला था कि हमें कम से कम एक तरफ से ज़रूर मुतमिन होना चाहिए। भून के इन सांपों से मुतमिन होना चाहिए जो हमारी आस्तीनों में पले हुए हैं, और मैंने तय किया था कि आज आपको इख्तियारात सख्ती से इस्तेमाल करने की राय दूँगा। यही वजह थी कि मैंने मुलाकाती कमरे में लोगों के सामने एक मुख्तलिफ रवैये का इज़हार किया और सुरेश से निस्बतन ऊंची आवाज़ में बात कर ली। वो इसका मुतहम्मल नहीं हो सका। बात छोटी थी, बढ़ गई। ओह मोहन, जाने दो। और मुझे आज तुम्हारा ये अंदाज़ बहुत दिलकश लगा, और मैं तो पहले से ही कहता था कि भूल में तुम्हारा बाकायदा मनसब मुकर्रर कर दिया जाए। और मनसब की क्या ज़रूरत है? दोस्ती खुद एक मनसब है और तुमने नौकरों का रूप इख्तियार किए रखा।
और अपनी तौहीन कराते रहे, अपने आप को छुपाते रहे, ना जाने इसमें भी क्या मज़ा आता था। आप ठीक कहते हैं, लेकिन इस वक्त हालात ही ऐसे थे। वो क्या हालात थे और ये मैं आज तक नहीं जान सका, और तुमने कुछ नहीं बताया। पता नहीं वो कौन से असबाब हैं जो तुम्हारी ज़ुबान पर ताला लगाए हुए हैं, और तुम भी मुझे भी नहीं बता सकते। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम मुझे एक महरूमी सी होती है और कम तरीक एक एहसास। अरे नहीं नहीं विनश बाबू, और मैंने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। मैं आपको बताऊं, मेरा माजी कोई असला काबिल ज़िक्र नहीं, और मैं उसे भूलना भी चाहता हूं। मैंने वो दरवाज़ा ही बंद कर लिया है जो पीछे की तरफ खुलता है। अब उसे ना ही खोले तो बेहतर है। मैं समझता हूं कि मैं यहीं पैदा हुआ। आपको ये तस्लीम करने में क्या एतराज़ है? वर्क उल्ट दिया है, सामने के सफ़े पर सब कुछ नज़र आ रहा है, तो पिछला वर्क लौटने की जहमत क्यों की जाए? क्या आप मुझे ये बेतमाम व कमाल नहीं समझ रहे कि मेरी ज़ुबान, मेरी रोशनाई पढ़ी नहीं जा रही? मैं तो आसान ज़बान में लिखा हुआ हूँ, कुछ और नहीं। तो तुम्हारी तोजी तो बहुत आसान और दिलकश होती है। वो मुस्कुराने लगा। ये बताओ तबीयत कैसी है? बेहद अच्छी, मैंने अकड़ कर कहा। आराम करो लाला, इतना मत अकड़ो। आप कितने कमाल आदमी हैं। और मैंने उसके हाथ चूम लिए। सुरेश चंद्र रियासत में अपने किसी हजीज के यहाँ नहीं गया। वो बड़ी हवेली में जगदेव के यहाँ चला गया, और इस तरह उसने भून के उन लोगों में विनिश को सुरखरू किया जो उसके खामोश फैसले पर जुज़-बुज़ नज़र आते थे। शाम ही को यह खबर मिल गई कि मैं विनिश के साथ ही बैठा था। विनिश का रद्द अमल जानने के लिए खजूम जमा हो गया। विनिश ने कोई तबसरा नहीं किया, और वह दूसरे मौज़ूआत पर बातें करता रहा। और उसने मुझे मुखातब करके कहा, क्यों मोहन, तुम्हारे ख्याल में भून में और कितने दिनों तक मसला सिपाहियों का पहरा रहेगा? मैं इस अचानक तखातब के लिए तैयार नहीं था, और उन लोगों के सामने राय देते हुए शर्म सी आई। मेरा ख्याल है कि यह मुद्दत तवील हो सकती है, खासी तवील। मैंने कुछ झिझक के साथ संजीदगी से कहा, और मैं आपके तवस्सुत से भून के मुअज़्ज़िज़ीन से दरख्वास्त करूँगा कि ये इन दोनों नहायत मोहतात रहें। बेशक, और विनिश ने सर हिलाकर तायद की। और बेहतर है कि इन दिनों भून से बाहर जाने से गुरेज किया जाए, और अगर कोई मजबूरी पेश आ जाए तो बाहर जाते वक्त आपको मतला कर दिया जाए। मैंने संभल कर कहा। यूँ कहो कि भून के मफाद के पेश नज़र उसे भून के सरबराह का हुक्म समझा जाए। विनिश ने लुकमा दिया। हुक्म अदूली की सूरत में भून के सरबराह की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। बाहर खतरे लपक रहे हैं राजकुमार, और हमें आपस में इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। मुत्तहिद होकर हम ये बुरा वक़्त टाल सकते हैं। मेरी राय जनी और विनिश का बदला हुआ अंदाज बयान लोगों के लिए अजनबी ज़रूर होगा। ये विनय चंद्र के बड़े भाई महेश चंद्र का लहजा था, जिससे उनके कान ना आशना हो गए थे। जब बीनों पर चिकने पड़ी, लोगों ने एक दूसरे को तंज की नज़र से देखा। हम इससे पहले भी बून में यह ऐलान कर चुके हैं कि मोहनदास हमारा नौकर नहीं, दोस्त है। ना ये हमारा नायब है और ना कोई ओहदेदार। वैसे इससे नियाबत का तमाम तरह हक हासिल है, और इसे तमाम ओहदे मिले हुए हैं। यूँ समझा जाए कि यह तरक्की करते करते उस ओहदे पर पहुँचा है, और हमने इस भून के मफाद में इसे सबसे मुखलत आदमी पाया है। लिहाजा इसकी ज़ुबान से कहे जाने वाले अल्फाज हमारी तर्जमानी समझे जाएँ। इस सिलसिले में जिन्हें हमसे इख्तलाफ है, हम उनसे अफसोस का इजहार करते हैं। उन्हें हमसे तावन करना चाहिए। ये ना समझा जाए कि हमारे चेहरे शनाख्त नहीं करते। हमें मालूम है कि कौन यहाँ हम पर मोतरज़ है और कौन हमारे दुश्मनों से दोस्ती रखता है। हमने बारहा उन्हें अपने किरदार में तरमीम का मौका दिया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मजबूरन हमें उस लहजे में बात करनी पड़ रही है, और जो यहाँ हमसे मुखलस हैं उन्हें हमारे फ़ैसलों पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, और जो नहीं हैं उनकी हम परवाह नहीं करते। हमें निशाना बनाया गया है, हमारी ख्वाबगाह में जहरीला दूध रखा गया, हमारे बिस्तर में सांप छोड़ा गया, हमारे दोस्त पर मुतअद्दिद बार गोली चलाई गई, हमारे भाई महेश चंद्र को कत्ल कर दिया गया, रानी बीना रानी, आशा और कितने ही लोग बेमौत मारे गए। अब हम ये खून रेजियाँ मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नाम नहीं लेके, लेकिन सब जानते हैं कि कौन क्या चाहता है। बस विनिश बस, महारानी माया देवी ने तंदी से कहा। जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, हमारी दरख्वास्त है कि उनकी खिदमत में यह पैगाम पहुँचा दिया जाए। हम मुद्दत से यह सोच रहे थे कि अपने लोगों को बिठाकर अपनी मजबूरियाँ बयान करें और उनसे तावन की दरख्वास्त करें। सुरेश के जाने के बाद अब ये गुफ्तगू ज़रूरी हो गई थी। वो बच्चा है, वापस आ जाएगा, माया देवी शफ़क़त से बोली। बच्चे इसी तरह नाराज़ हो जाया करते हैं, तुमने तो बहुत असर ले लिया। बच्चे तो अब तक हम थे रानी माँ, विनिश की आवाज़ सर थी। तुम जो कह रहे हो उससे भला किसे इनकार हो सकता है? माया देवी लोगों को ताइदी निगाहों से देखते हुए बोली। हमारे लिए इस जागीर के निगरान और मुखिया तुम ही हो, और तुम्ही को सबसे पहले बाहर से आने वाली गोलियां
अपने सीने पर रोकनी होगी और तुम ही हमारी हिफाजत के लिए जवाबदाह हो। हम तुम्हारी हर बात तस्लीम करते हैं। रहा मोहन का मामला तो तुम्हारी हदायत पर हम वो भी कबूल करते हैं, जिस तरह हम महाराजा और महेश चंद्र के ख़ास आदमियों को कबूल करते रहे हैं। लेकिन मोहन सिर्फ तुम्हारा दोस्त हो सकता है, तुम उसे जबरन सब का दोस्त नहीं बना सकते। मोहनदास को खुद साबित करना होगा कि वह हमारी दोस्ती किस तरह हासिल करे। वो साबित कर चुका है रानी माँ, आपको कुछ नहीं मालूम। विनेश तंग कर बोला, हमने मोहनदास के पास ये जागीर रहन नहीं रखी दी थी, ये हम पर ऊपर से मसलत नहीं किया गया है। उसने एक औना मुलाजम का जो रूप इख्तियार किया वो एक फरेब था। उसकी सलाहियतें बेतदरीज उभर कर सामने आई, क्योंकि दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ छुपी नहीं रहती, अच्छे बुरे वक़्त में वो ज़रूर नुमायाँ होती हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए तादेर बैठे रहना मुनासिब नहीं और उन्हें मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जिनका अजहार वो मेरे सामने करने से कतरा रही हैं। प्रीत की गर्दन झुकी हुई थी और ये अपना तासर छुपाने का सबसे उम्दा तरीका है। मुझे कुछ ये गुमान था कि प्रीत और उन जगदेव के दूसरे करीबी लोगों को सुरेश की ये बेतकल्फ़ी पसंद नहीं। सुरेश का इतना पुख्ता नहीं था कि वो उनके दूर रस मफादात के मनसूबों में बाकायदा शामिल हो। बस वो एक आलाकार होगा। भून में विनेश को नापसंद करने वाले लोगों ने उसे तरगीब देकर गिनती बढ़ाने की कोशिश की होगी। अंदर आकर फ़ोन पर मेरी नज़र पड़ी और मैंने कुछ सोच कर नंबर डायल करना शुरू कर दिए। जल्द ही मेरा राब्ता राजा कुमारी कंवर से कायम हो गया। उसने कुछ घबरा कर मेरा खैर मकदम किया। पहचानी आप? मैंने सरगोशी में कहा। गुलाम को प्रोफेसर ज़ाहदी कहते हैं। ओहो मोहन, उसकी मुस्तरब आवाज़ उभरी, तुम कहाँ हो? टेलीफोन पर, मैंने शौकी से कहा। बताइए, मुझे और कहाँ होना चाहिए था? वो हंसने लगी और मैंने कहा कि आपसे बात करने को जी चाह रहा था। कहाँ? उसकी आवाज़ ने पहले बदला। तुम कहाँ मिलते हो? जेलों में। और मैंने तेरी से कहा, हम सब एक तरह की जेल में ही रहते हैं। वो गनूदगी में बोली, बस लाखों का फ़र्क है मोहन। तुम्हें मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है? आप अपनी बात कीजिए, कैसी हैं? मैं शिगुफ्तगी से बोला। तुम अपनी बताओ, हमने तुम्हारे बारे में अजीब अजीब बातें सुनी हैं। मैं आपको कैसा लगता हूँ? बुरे लगते हो। वो आहिस्तगी से बोली। चले, फ़ैसला हो गया और मैं अपने मुतल्लक बड़ी खुशफहमी में मुब्तला था। अब तुम क्या करोगे? मैं सो जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सोना सबसे बड़ी निजात है। आदमी बुराइयों से बचा रहता है। मैं गहरी नींद सो जाऊँगा। हम तुम्हें जगा देंगे, बल्कि तुम्हें सोने ही क्यों देंगे। फिर ज़माने से बुराइयाँ उठ जाएंगी और बुराइयाँ उठ जाएंगी तो किसी का दिल ज़िंदगी में नहीं लगेगा। सोच लीजिए, फिर आपको ही शिकायत हो जाएगी। हमारा जी चाहता है कि हम खुद को तंग करें। हम बहुत आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो जज्बाती होकर बोली। तुमने वादा किया था कि इधर आओगे। किया था, मगर आप देख रही हैं रास्ते में सांप बैठे हैं। महाराजा से कहकर उन्हें हटवा दीजिए और कुछ दिनों में लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर देंगे और शहर पर सन्नाटा तारी हो जाएगा। तुम्हें कोई सांप नहीं काटेगा। तुम आने का इरादा तो करो। मुझे डर लगता है, एक तो रास्ते से और फिर इतनी ऊंची ऊंची दीवारों में रहती हैं। ख्याल करके होल आता है कितने मरहलों से गुजरकर आपके पास पहुंचना पड़ेगा और फिर आपको देखकर आपसे बात भी नहीं हो सकेगी। एक बार आके तो देखो। सुना है कि तुम बहुत जुर्अतमंद आदमी हो। मगर ना जाने क्यों, मैंने ख्याल अंगेज लहजे में कहा, आपसे बात करके सारी जुर्अतें धरी की धरी रह जाती हैं और हमें ये ऐवान, ये रेशमो अतलस हकीर मालूम होता है। तो फिर एक दिन आना ही पड़ेगा। आमादगी में अलबत्ता देर लगेगी। आमादगी किस अमर की? और उसकी पुरतजस्सस आवाज़ उभरी। खौफ दूर होने की, मैंने बर्जस्ता कहा। काश तुम्हारा खौफ दूर करने में हम खुद आ सकते। मुझे अंदाज़ा है आपका आना आसान नहीं और मैं रोज़ आपसे बात करके आमादगी इस्तवार करता रहूँगा। देखो, वो गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें फिर किसी हंगामे में गुम हो जाओगे। अब शायद ऐसा ना हो। अब क्या बात है? मुझसे जवाब ना पन पड़ा। और अब कुछ और बात है, हमें नहीं बताओगी? उसकी आवाज़ ने चुटकी ली। फिर कब बता दोगा? सोच कर जवाब दोगे। जवाब आप जानती हैं। मैंने जुर्रत की और फ़ोन बंद कर दिया। कोई अंदर आ रहा था। रिसीवर मेरे हाथों में झूलता रहा। वो फर्नीचर साफ़ करने वाली बांदी थी और मैंने सोचा कि अगर विनय चंद्र आ जाता तो क्या होता। वो मेरे हाथ में रिसीवर देखकर ज़रूर पूछता और मैं कहता कि राजकुमारी कमल का फ़ोन है, बल्कि ख़ुद मैंने उसे फ़ोन किया था। उसका रद्द-ए-अमल क्या होता? अच्छा हुआ कि वह नहीं आया, वरना मुझे और अपने आप को आजमाइश में डाल देना पड़ता। मैंने विनेश और उसके मुतल्लक बहुत से अमूर सामने रखते हुए यह सिलसिला शुरू किया था और जिस अंदाज से हालात बदल रहे थे उसका तकाजा था कि मैं कोई ऐसा सिलसिला जनबाई करूं और इन मामलात में आदमी को ऐसे इक़दामात करने पड़ते हैं। वो रियासत की राजकुमारी थी
हुस्न और शबाब की खूबियाँ अलग हैं। रियासत की राजकुमारी वीनस के गरेज आना और हजाब की देर तक मुतहम्मल नहीं हो सकती और ना उससे उस तरह दस्तबरदार हुआ जा सकता था। दो दिन तक बून में गैर मामूली खामोशी रही। हाई कमान का एक अफसर फिर पारों से बात पुरस करने आया। पुलिस और छावनी के गोरों ने किसी गिरफ्तार मुलाजिम को आज़ाद नहीं किया। 2 दिन में शारदा की हालत में खासा फाका हुआ था, मगर वो अभी अपने कमरे से बाहर निकलने के काबिल नहीं थी। अलबत्ता उसका रंग वापस आ रहा था और मैं सुबह शाम वीनस की हमरा से देखने जाता और कुछ रंग उसे मैं देख रहा था। कुछ वीनस और बून के किसी शख्स ने उन दोनों में बाहर जाने की जुर्रत नहीं की थी। मैं भी वीनस के महल से बाहर नहीं निकला। डार्ली खुद आकर मुझे देख जाती थी और जो उसका काम था उसे वह कभी नहीं बोलती थी। अब उसकी आंखों से जड़ी लग गई थी। मालूम होता था कि शब रोज़ बरसात होती रहती है। चौथे दिन की बात है कि रियासत में एक और सनसनीखेज हंगामे से 2-4 होना पड़ा। जगदेव के 2 जवान साला छोटे भाई, 3 नौजवान बहनें, जहानी कंवर परदेव की रानी कांता, 2 खुद्दाम और एक बांदी किसी नामालूम शख्स की दीवानगी की भीड़ चढ़ गए। खबर का यह हिस्सा इतना वहशत अंदर नसर नहीं था जितना यह कि सुरेश चंद्र भी उनके साथ मारा गया। वो सब लोग बड़ी हवेली के एक बड़े कमरे में जमा थे। जगदेव की बहन रूप सतार बजा रही थी। उस खूनी वारदात के वक़्त आईजी मेहता और रियासत के दूसरे पुलिस अफसर वीनस के मुलाकाती कमरे में मौजूद थे। उस नशस्त का एहतमाम मैंने ही किया था। पारो ने मुझे टेलर की आमादगी की इतला दे दी थी और कहा था कि आज रात किसी वक़्त कोई भी वाक़या पेश आ सकता है। मैंने हिफ्ज़े मातकद्दम के तहत वीनस से फ़ोन करवाकर आईजी मेहता को बुला लिया था। बातचीत का मौजू वाज़ेह था और बून के मुलाज़मों की रिहाई। ये तीसरी रात का जिक्र है। चौथे दिन अलल सुबह बड़ी हवेली से यह खबर जारी हुई और आग की तरह शहर भर में फैल गई। वारदात का वक़्त गुज़श्ता रात कोई 11 बजे का था। आईजी मेहता 12:30 बजे रात को बून से रुखसत हुआ और 1 बजे सदर दरवाज़ा बंद कर दिया गया, क्योंकि अब किसी गश्ती पुलिस अफसर के आने की तवक्का भी नहीं थी। एक ही रात में 10 आदमियों का कत्ल। रियासत में किस हैरत से ये वारदात सुनी गई होगी। पारो ने एक दिन कबल मुझे बताया था कि उसे टेलर को राज़ी करने में खासी मुश्किल पेश आई। उसने इनाम में दी जाने वाली रकम में अपनी तरफ से इजाफा कर दिया, मगर टेलर दर से ज़्यादा पारो की निगाह इत्तफाक, जुल्फ, गिरागीर और जमाल दिल अफरोज़ का असीर हुआ। पारो कहती थी कि वह मेरा क्यास इंतहाई दुरुस्त था। उसने टेलर से रगबत का सिर्फ खफी इजहार किया था कि वह फट पड़ा और उसकी आंखें फैल गईं। मैं जानता था कि एक नौजवान आदमी पारो जैसी माहो जमाल लड़की के लिए किस किस्म के जज्बात रखता होगा। उसकी रातें उसके निशाते आगी तस्वर से आबाद होंगी और उसे हिम्मत नहीं पड़ती होगी कि वह उसके सामने अर्ज़ मुद्दा करे। दोनों दौलतें मिल रही थीं, मगर वह दीवाना हो गया। मेरा ख्याल है कि उसने जगदीप के कमरे का रुख किया होगा। अंदर सितारा बज रहा था। एक कमरा रोशन होगा। टेलर ने पारो की नज़र में अपना दर्जा बुलंद करने के लिए बेतहाशा गोलियां चलाई होंगी। उम्दा किस्म के बेआवाज़ और आवाज़दार पिस्तौल मैंने ही पारो को फराम किए थे। बदकिस्मती से वहाँ सुरेश मौजूद था। टेलर पर जुनून सवार होगा। जगदेव हाथ नहीं आया तो उसने नाकाम वापस जाने के बजाय पारो की हदायत के मुताबिक जो भी सामने आया उस पर बारूद उगल दी। मैं यहाँ बैठा वारदात की क्यास आराइयाँ ही कर सकता था। पता नहीं टेलर के साथ क्या हादसा रूनमा हुआ। एक पुलिस अफसर के लिए बड़ी हवेली अकामती इमारत में दाखिला और वहाँ से वापसी मुश्किल बात नहीं होगी। खसूसन रात के वक़्त टेलर को अपने काम की बहुत इजरत होगी और यह सारा मामला ही बदहवासी और वहशत का मालूम होता था। टेलर ने रात को बून में वापस आकर पारो को इतला नहीं दी। यकीनन वह सुबह तक वहीं रहा होगा या रह गया होगा, या उसने इस मौका पर बून आना मुनासिब नहीं समझा होगा और वह अब तक गायब था। 3 दिन पहले सुरेश चंद्र अपने भाई वीनस से नाराज़ होकर बड़ी हवेली में मुंतकिल हो गया था। बड़ी हवेली और प्रकाश बून एक ही खानदान की 2 शाखें थी। बरसों पहले जुदा हो गई थी और अब एक दूसरे को नाबूद करने के लिए मार्का रहा थी। सुरेश के जाने के 3 दिन बाद यह वाक़या पेश आया। कौन यकीन कर सकता था कि जब मौत बेदस्ते टेलर वहाँ वारद हो तो सुरेश चंद्र भी मौजूद होगा। पारो के चेहरे पर खाक उड़ने लगी थी। एक तो हाई कमान के अफसरों ने उसे नींद जा रखा था और दूसरा टेलर ने उसके रहे सहे औसान छीन लिए और वह अपने कमरे में बंद हो गई। और मैं उसे मोहम्मद दिलासा देकर चला आया। ना मैं खुद मुतमिन हो सका, ना उसे तसल्ली दे सका। पागल टेलर
टेलर ज़मीन था और रियासत के सुराग रसी के इदारे भी फिर हरकत में आ गए थे। मुमकिन है कि मेरी तरफ फिर उनकी नज़र उठी हो, मगर आईजी मेहता बेनफ्से नफीस भून में मौजूद था और मैं उसके रूबरू बैठा उसकी नुक्ता आफरी बातें सुन रहा था। अंग्रेज़ों ने इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। रियासती पुलिस ही तमाम मामले की देखभाल कर रही थी। अंग्रेज़ शादा फराह होगा कि हिंदुस्तानियों में 8-10 की और कमी हो गई। आपस के इख्तलाफात, ये हड़बोडिंग और ये धूम धड़का, ये ठाएँ ठाएँ, अंग्रेज़ों के लिए ये बड़ा दिलचस्प नज़ारा होगा। टेलर जिंदा था और मैंने पारों से कह रखा था कि वह जब भी छुपता छुपाता उससे खराज तहसीन वसूल करने आए मुझे खबर दी जाए, और मैं भी उसका इंतज़ार करता रहा। पारो भी हलकान होती रही। मैंने सोचा था कि इस महम जो को विनिश की ख्वाबगाह से मुल्हिक तय खाने की ज़रूर सैर कराऊंगा, मगर वो नहीं आया। मैं ये सोचकर दिल में काबू में कर लेता कि वो तो तफ्तीश में सरगर्म होगा। बड़ी हवेली में 1-2 पुलिस अफसर थोड़ी मौजूद होंगे। पुलिस का एक दस्ता गोरे और दूसरे अफसर भी मौजूद होंगे। क्या ज़रूरी है कि टेलर पर ही निगाह जाए? टेलर इतना बेवकूफ़ नहीं होगा। देखभाल के अंदर गया होगा और देखभाल कर वापस आया होगा। अब मुझसे विनिश का सामना भी नहीं किया जाता था। विनिश यूँ भी मसरूफ़ हो गया और बड़ी हवेली से सुरेश चंद्र की लाश भून में लाई गई। खूब शोरो गोगा हुआ, फलक शगाफ चीखें बुलंद हुई और उसे इज़्ज़त व एहतराम से नजर आतश कर दिया गया। विनिश से बात नहीं की जाती थी और मुझसे उसका हाल देखा नहीं गया। जिस दिन सुरेश का क्रियाक्रम हुआ और मैं उसके कमरे में दाखिल हो गया और वो मेरा मुंतज़िर था। वो हर उस शख्स का मुंतज़िर होगा और जिससे गले मिलकर रोए, और मैंने उसका सर अपने शानों पर रख लिया। मेरे कपड़े भीग गए और तेजे के दिन मैंने उससे इसरार करके महाराजा को फ़ोन कराया। महाराजा और कमल रस्मी पुरसे के लिए भून आए थे और उस दिन विनिश को होश ही नहीं था। फ़ोन पर विनिश ने महाराजा से दरख्वास्त की कि जिन मुलाजमों पर पुलिस मशको सितम कर चुकी है और नतीजे में उसे कुछ हासिल नहीं हुआ है, उन्हें वापस कर दिया जाए तो ऐन अनायत होगी। महाराजा ने अज़राह बंदा परवरी वादा किया कि वह मुतल्लिका पुलिस चीफ से उस मसले पर बात करेंगे। दूसरे दिन भून में जो मुलाजम आए वो काम करने से माजूर थे और उनके जिस्म लहू लहान थे, लिबास तार तार, जिस्म उधड़े हुए। उनकी हालत देखकर भून में क़यामत का मंजर नजर आया। राजकुमार विनय चंद्र ने फिल मुलाजम 1000 रुपये की अमदाद का ऐलान किया। सुरेश के क्रियाक्रम के चौथे दिन भी टेलर ने उधर का रुख नहीं किया। दरमियान में 2-1 दिन के लिए अंग्रेज़ों और पुलिस अफसरों ने दोनों ख़ानदानों को सोग मनाने के लिए कुछ रियायत दे दी थी। फिर वह सरगर्म हो गए। उस रात मेरे सीने में दर्द होने लगा और मैं अपने कमरे में तन्हा लौटता रहा था। मुझे किसी करवट चैन नहीं पड़ रहा था। ऐसे मालूम होता था कि जैसे कमरे में कोई अजीब मखलूक मौजूद हो और शोर कर रही हो। मेरे कान फटने लगे। इब्तदा में मैंने ये कैफियत उस फशार पर महमूल की जो कई दिन से मेरे अंदर बरपा था। सुरेश चंद्र की मौत कोई मामूली बात नहीं थी। वो लड़की जो सतार बजा रही थी, वो लोग जो सतार सुन रहे थे, उनके चेहरे हर लम्हा मेरे सामने रहे थे। वो लड़की रूप और मेरी आंखों के सामने सतार बजा रही थी और मैं हज़ार उसकी सोज तानों से बचने की कोशिश करता, मगर वो सितार लिए हर जगह पहुंच जाती। अब ये धुन सुनते सुनते मैं तंग आ गया था और इसीलिए मैंने कमरा बंद कर दिया। मगर यहाँ भी वो आ गई और ढोल ताशे वाले मस्करे मदारी भी साथ ले आई। मैं कमरे में चीखता चिल्लाता रहा और मेरे अज़ाब में तनाव पैदा होने लगा। मुझसे अपने पैर नहीं उठाए गए और फिर अचानक खामोशी तारी हो गई। मैंने हाँफते हुए इधर उधर निगाह दौड़ाई। देखा तो सामने एक साया लहराया और बहुत दिनों बाद वो परी जमाल सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और मैं हैरत से उसे देखता रहा। जमशेद, उसने धीरे से मुझे पुकारा। थक गए कीचू, और मेरी ज़ुबान पर बेख्तियार उसका नाम आया, कीचू। और मैं तुम्हें याद कर रहा था और मैंने तेरी से कहा, तुमने मुझे हगली में डूबने से क्यों बचाया था? जमशेद, वो मुतरन्नम आवाज़ में बोली। फिर परेशान हो गए। मेरा दिमाग फट जाएगा कीचू, मैंने सर पकड़ कर कहा। नहीं, वो हाथ के इशारे से बोली। तुम अभी से थक गए और तुमने तो कमाल कर दिया। अब मैं तुम्हें ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रोकूंगी। तुम मुझे कहाँ ले जाओगी? वो साधु, वो पिंडत सब यही कहते हैं कि मुझे उनके साथ तुम्हारे पास चलना चाहिए। ये सब क्या है? मैंने झंझला कर कहा। तुम्हें मालूम हो जाएगा, वो सच कहते हैं। क्या सच कहते हैं? मैंने तैश में आकर कहा। यही कि तुम्हें सुकून चाहिए, पहाड़ों का सुकून, दरियाओं का सुकून। वो मुस्कुराई। और मैं कैसे जा सकता हूँ? मैंने मज़का खेद अंदाज में कहा। यहाँ मेरे पीछे कितने झगड़े लग गए हैं। मैं तो सुकून ही चाहता था। सुकून ही की खातिर मैंने खुद को दरियाए हगली के हवाले करना चाहा था, मगर तुमने मुझे बचाकर बेसुकून कर दिया। और फिर तुमने कैसे कैसे तमाशे देखे।
कौन कनबख्त उन्हें देखना चाहता था, मैंने गुस्से से कहा। खुशियाँ बेकीमत थोड़ी मिल जाती हैं, मैं कीमत कब तक अदा करता रहूँगा? जब तुम तमाशों से बिल्कुल भर जाओगे, मैं आजद आ चुका हूँ। झूठ, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? चलो, अभी चलो। तुम्हारे साथ? मगर कहाँ? मैंने हैरानी से कहा। सुकून की घाटियों में उसकी आवाज़ में चूड़ियों की खनक थी। और मुझे मालूम है कि तुम नहीं जाओगे। मैं कैसे जा सकता हूँ कीचू? सोचो तो मेरे साथ कितने लोग वाबस्ता हैं, मैं अकेला तो नहीं। और रोज़ बरोज़ उलझता जा रहा हूँ। रोज़ एक कर्ज बढ़ जाता है, उसे उतारे बगैर कहीं जाऊँगा तो हमेशा दुख रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कर्ज़ों के बोझ से दब जाऊँगा, मर जाऊँगा। मगर तुम कौन हो? इस तरह अचानक सामने आ जाती हो। तुम्हारी वजह से साधु और पंडित मेरी इज्जत करते हैं, मगर तुम मेरी समझ में नहीं आई तो अजब है। और तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो और मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताती। तुम मेहरबानी करती हो, मेरा दुख बटाने आ जाती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे, ये तो तुम हमेशा कह देती हो। ना जाने कब वो दिन आएगा। वो दिन भी आ जाएगा, कीचू ख्वाबदीदा लहजे में बोली और मेरे नज़दीक आ गई। उसके बदन से चांदनी छटक रही थी और उसकी कुर्बत के एहसास से मुझ पर नशा सा छाने लगा। तुम्हें जब किसी दिन मेरे बहुत याद आए तो तुम मेरी तलाश में निकल खड़े होना। मैं किसी भी जगह मिल जाऊंगी और तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूँ और क्या चाहती हूँ। मैंने तलखी से कहा। हाँ हाँ, ये भी। और वह शीरी आवाज़ में बोली। वो मेरी मसहरी के पास खड़ी थी और उसके बदन से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मेरी आंखें खैरा होने लगी और दिमाग में सुरूर अनबसात की लहरें उठने लगीं। और ये कैफियत इतनी गालिब आई कि मुझे तन बदन का होश ना रहा। अभी एक लम्हा भी नहीं गुजरा था कि पारों ने मेरा बाजू झंझोड़ कर मुझे बेदार कर दिया। मैंने आंखें खोल कर देखा तो मुझे अपना वजूद पर शुबा हुआ। कमरे में दिन की रोशनी फैली हुई थी। दीवार पर टिक टिक करती हुई घड़ी में 11 बज रहे थे। तुम कैसी गाफिल सो रहे हो? वो फरियाद करते हुए बोली। और उधर सब लुट रहा है। क्या हो रहा है? मैंने हड़बड़ाकर पूछा। मोहन, उसने इधर उधर देखते हुए सरासीमगी से कहा, बहुत बुरा वक्त आ गया है। मेरा शुबा दुरुस्त निकला। आज सुबह हाई कमान के अफसरों ने मुझे शांत महल में तलब किया था। फिर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उन्होंने मुझसे अजीब अजीब सवालात किए। उन्होंने मुझ पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया, लेकिन उनके सवालों से साफ ज़ाहिर था कि उन्होंने मेरा इंतखाब कर लिया है। अब क्या होगा मोहन? मुझसे ज़िंदा नहीं रहा जाएगा। हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। रियासत से बाहर जाने के हर रास्ते पर पुलिस का पहरा है। हम कहीं छुप भी नहीं सकते। वो क्या कहते थे? मेरी आवाज़ बदल गई थी। वो मुझसे उस रात की सरगर्मी के मुतल्लिक़ पूछ रहे थे, मेरे मशागल, मेरा निशाना और मेरे शौक़ वगैरह। और उनका लहजा बहुत जहरीला था। शायद उनके सामने मेरे चेहरे के खाके मौजूद थे और मेरा चेहरा वो बार बार देखते। मेरे रुखसार पर जो तिल है उस पर बार बार उनकी नज़र पड़ती। मरने वाले गोरे को इतना मौका ज़रूर मिल गया था कि वो मेरा हुलिया तफसील से बयान कर सके। वो मुझसे वीनस, जगदेव, महाराजा के मुतल्लिक़ और तुम्हारे मुतल्लिक़ पूछ रहे थे। मेरे मुतल्लिक़? हाँ, छोनी से आज़ाद होने वाले तुम वाहद कैदी हो, इसलिए कि उनकी तवज्जो तुम्हारी तरफ मबजूल हो गई है या कराई गई है। उनके लिए इस दलील तक पहुंचना मुश्किल नहीं था कि 2 गोरे गिरफ्तार शुदा लोगों को बेकसूर साबित करने के लिए कत्ल किए गए थे। उनके पास हर मुलाजम और रियासत के उन 2 खानदानों के अफराद की मुकम्मल रिपोर्ट मौजूद है। विनिश से तुम्हारी कुर्बत, जगदेव की तरगीब और न जाने क्या क्या। यकीनन बोन के बहुत से लोगों ने इशारों में तुम पर अपना शुबा ज़ाहिर करने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया होगा। तो तुम्हारा मतलब ये है कि उन्होंने एक तरह तुम पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है? मैंने इस्तराब से कहा। पारो, क्या तुम्हें मुकम्मल यकीन है? हाँ मोहन, कुछ ऐसी ही बात है। वो शिकस्तगी से बोली। मुमकिन है कि वो तुम पर ऐसा तासर देकर तुम्हें टटोलने की फ़िक्र में हों कि तुम किस कदर घबरा जाती हो और तुम्हारे हवास का क्या आलम होता है। क्या तुम इसी वहशत में उनसे रुखसत हुई थी? नहीं, मैंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की थी और मैंने उन्हें याद दिलाया कि कुछ उनके काम जो आती रही हूँ। पहले तो तुम हवास बजा रखो और मैंने उसके दोनों शाने पकड़ कर सीधा किया। तुम वहाँ से ठीक तरह चली आई, मगर यहाँ आकर मुंतशिर हो गई तो तुम्हारी इस कैफियत का हाल भी उन्हें मुंतकिल हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम तनहा नहीं हो। क्या तुम पर ज़िंदगी का जादू चल गया है? तुम मौत से डर गई? ओह मोहन, ये बात नहीं है। दरअसल रसवाई से डरती हूँ। और मैंने फीकी हंसी से कहा, खामोश, और उसका मौका ही नहीं आने दिया जाएगा। वो भी वक़्त लेंगे और तुम्हारी बातों से ज़ाहिर है कि उन्हें तुम पर हाथ डालने में कोई झिझक है और ये झिझक किसी वक्त भी दूर हो सकती है। उसने मेरी बात काट दी।
लेकिन हम अपने गमज़दा चेहरों और ऊँगे बोंगे रद्द अमल से तो उन्हें अपने खिलाफ और हमवार करेंगे। मोहन, तुम्हारी कोई दलील मेरे दिल को नहीं लग रही। मुझे हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। वो नडाल होकर मेरी गोश में ढह गई। बेवकूफ़, और मैंने उसका चेहरा उठाकर आंखें चूमी। तुम्हारी इस अबतरी में तो कुछ सोचा भी नहीं जा सकता, और मैं अभी तक पुरउम्मीद हूँ, और मेरे पास हमेशा एक रास्ता रहता है, एक आखिरी रास्ता। हम फरार के मकानात पर गौर कर सकते हैं। मुश्किल है, वह हज़यानी अंदाज में बोली। टेलर अभी मौजूद है, मैंने खेद अंदाज में कहा, और वो चल पड़ी। टेलर, उसकी आंखों में रोशनी चमकी। मगर वक्त से पहले जाने की कोशिश मत करना, अलबत्ता टेलर को तैयार रखना। क्या तुम समझते हो कि मैं टेलर के साथ चली जाऊंगी? वो रिक्कत अमीज़ लहजे में बोली, और मैं तुम्हारे बगैर फरार होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। नहीं, मैं खुद तुम्हें तनहा नहीं जाने दूंगा। पारो ने जो बात कही थी वो ऐसी नहीं थी कि मैं अपने आप को उसकी तरह इत्मीनान दिलाकर खामोश हो जाता। वो मेरी आगोश में थी, लेकिन मैं उसके साथ भी तनहा था। पारो मेरी अमान में थी, इसलिए उसकी उखड़ी हुई सांस अस्तवार होने लगी थी। मैं तो खुद धूप में खड़ा हुआ था, और ऐसे मालूम होता था जैसे सूरज मेरे सर पर आ गया है। घड़ी ने 12 बजाए। कमरे में विलायती घंटियों की मौसीकी बिखर गई। वक्त हमारे हाल पर हंस रहा था, और मैंने पारो को उठाया और एक बार फिर हाई कमान के अफसरों से गुफ्तगू की, रुदाद और उनका रवैया सुनने की ख्वाहिशदार की। पारो के बयान में कोई सकम नहीं था। हालात इतने ही नाजुक थे जितने पारो ने महसूस किए थे। दोपहर हो गई थी। दोपहर तो इस वक्त से थी जब से वो आई थी। अपनी ज़िंदगी में तो कभी कभी सुबह होती थी।